आपने अभी तो गोचरों को खूब समझा है। हर वीडियो में आप गोचर समझे, इस गोचर से ये हो जाएगा, इस गोचर से वो हो जाएगा, इस गोचर से करोड़पति, इस गोचर से फर्श पे गिर जाओगे। क्या यह संभव है? आप यहां आइए, हम यहां गोचरों को नक्षत्र के चरण के अनुसार आप तक पहुंचा रहे हैं। हमसे जुड़िए और गोचरों की गहराई को समझिए। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम अपने इस चैनल पर ज्योतिष शास्त्र के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं और बहुत गहराई से चर्चा करते हैं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आप सभी जानते हैं कि हमारे हर वीडियो के अंदर हमने कोशिश यह की है कि हम उसकी जड़ तक आपको समझा सकें। वर्तमान में हम गोचरों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। गोचरों में हमने राहु केतु के गोचर को समझा, जो कि 12 अप्रैल को हुआ है, और विभिन्न लग्न, विभिन्न राशि वालों के लिए हमने उस गोचर को समझा। तदुपरांत हमने गुरु ग्रह के गोचर पर चर्चा प्रारंभ की है और अभी तक हम 3 लग्न पर, यानी कि मेष, वृषभ और मिथुन, इन 3 लग्नों पर हम अपनी चर्चा पूर्ण कर चुके हैं। हम प्रत्येक वीडियो में एक ही लग्न ले रहे हैं क्योंकि गहराई होने के कारण, नक्षत्र चरणानुसार तक जाने के कारण वीडियो अपने आप में ही लंबा हो जाता है। इसलिए हम एक एक लग्न को ले रहे हैं, एक एक राशि को ले रहे हैं। थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा इंतजार आप सभी करें तो आपको जो जानकारी है वह बहुत गहराई वाली मिलने वाली है। हमारे जितने भी इस गोचर श्रृंखला में वीडियो हैं वह सभी आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। और यदि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, उपयोगी लगती है, सटीकता के नज़दीक लगती है, गहराई को छूती हुई लगती है, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हमारे जितने भी वीडियोज़ आते हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो जाए। क्योंकि हमारे पास में अक्सर यह शिकायत होती है कि हमें नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होता। तो आप बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑन हो जाएंगे तो आपको प्राप्त होने प्रारंभ हो जाएंगे। आज की जो चर्चा हम करने वाले हैं वह देवगुरु बृहस्पति के गोचर को लेकर कर रहे हैं, जो कि 13 अप्रैल 2022 को मीन राशि में हो चुका है। आज की चर्चा हमारी कर्क लग्न वालों के लिए है। कर्क लग्न या कर्क राशि, आपका जो भी हो, लग्न है या राशि है, आप दोनों से ही अपने गोचर को समझें और उसके बाद में उनका आनुपातिक विश्लेषण करके अपने लिए उसके फलित को समझें। और हमेशा हम कहते हैं कि दशाओं के बिना गोचरों का कोई महत्व नहीं है। आप हमारे इससे पूर्व के वीडियो देखेंगे तो वहाँ भी आपको समझ में आएगा कि गोचरों को आप अपने जीवन में तभी प्रभावी समझें जब संबंधित ग्रहों की दशाएं आपकी चल रही हैं। संबंधित ग्रह मतलब सभी संबंधित ग्रह जिनके भी हम यहाँ गोचरों में नाम लेते हैं। चलिए, कर्क लग्न और कर्क राशि, हम इसके बारे में चर्चा प्रारंभ करते हैं। कर्क लग्न कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर उनके नवम भाव से होने वाला है, यानी कि भाग्य भाव से होने वाला है। कर्क लग्न में देवगुरु बृहस्पति नवम भाव के स्वामी हैं, साथ ही साथ छठे भाव के स्वामी हैं। अपनी ही राशि में है, नवम भाव में, भाग्य भाव में। और यहां देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत अधिक शुभ कहा जाता है। तो भाग्य की वृद्धि प्राप्त होगी, मान सम्मान प्राप्त होगा, भाग्य में बहुत अधिक उन्नति होने वाली है। भाग्य का पूर्ण सहयोग इस गोचर काल में मिलने वाला है। धार्मिक यात्राएं होंगी या लंबी यात्राएं होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। अगर आपका व्यक्तित्व अभी फैला हुआ नहीं है, आपकी पहुंच लोगों तक नहीं है या लोग आपको अभी जानते नहीं है, तो मान सम्मान, ख्याति, तो यह सब आपको इस गोचर काल में प्राप्त होने वाला है। इसीलिए यह गोचर कर्क लग्न कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। पराक्रम सही दिशा में होने वाला है, यानी कि मेहनत का फल आपको प्राप्त होने वाला है। हर कार्य में सफलता के संकेत यहां इस गोचर काल में मिलते हैं। छोटे भाई बहनों की बात करें, मित्रों की बात करें, तो इनसे आपके संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।
यदि किसी प्रकार के मतभेद चल रहे थे तो वह मतभेद सुलझ जाएंगे। अविवाहितों की बात करें तो यह गोचर काल अविवाहितों के लिए विवाह सुख देने वाला है, तो उन्हें विवाह का सुख प्राप्त होगा, यानी कि अविवाहितों के विवाह इस गोचर काल में होंगे। अब सारे के सारों के तो नहीं होंगे, तो जिनकी दशाएं भी चल रही हैं और गोचर में भी इस प्रकार की स्थिति है, हम उनकी बात कर रहे हैं। अब सभी कर्क लग्न वालों का विवाह तो एक साथ नहीं होगा, क्योंकि अक्सर लोग यही तो प्रश्न करते हैं कि एक ही गोचर सबके लिए एक जैसा क्यों नहीं होता। तो गोचर तो सिर्फ आपकी दशाओं का आईना है। दशाएं यदि आपकी विवाह योग्य चल रही हैं, विवाह से संबंधित घरों की चल रही हैं, और ऐसे में गुरु ग्रह का गोचर जो कि नवम भाव से हो रहा है, तो विवाह 100% होने की संभावनाएं बन जाती है। आर्थिक उन्नति इस गोचर काल में कर्क लग्न कर्क राशि वालों को होने वाली है। आर्थिक स्थिति बहुत अधिक सुधरेगी, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, प्रेम के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। तो यह तो गुरु ग्रह का मीन राशि में गोचर जो है उसके अनुसार हमने एक सामान्य फल निकाला, और गहराई से जाएंगे तो कुछ चीजें बदलेंगी, कुछ चीजें वहीं की वहीं रहेंगी। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गुरु ग्रह का गोचर 13 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक है। इस अवधि में हम चंद्र के फलों को भी देखेंगे। तो चंद्र यहां लग्नेश है, तो हम व्यक्तित्व में उछाल की बात समझेंगे, और चूंकि गुरु यहां षष्ठेश हैं तो हम रोगों की बढ़ोतरी की बात भी करेंगे। रोग बढ़ सकते हैं, ऋण बढ़ सकते हैं, और चूंकि भाग्येश भी है तो भाग्य में वृद्धि होगी। भाग्य की वृद्धि होगी तो यानी भाग्य का साथ मिलेगा। छठे भाव से हम जहां एक और रोग और ऋण का बढ़ता हुआ देख रहे हैं, वहीं हम प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की भी उम्मीद लगाते हैं, क्योंकि छठे भाव की बढ़ोतरी हो रही है तो प्रतियोगी परीक्षाओं की भी बढ़ोतरी हो रही है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होने के पूरे योग दिखाई दे रहे हैं। और व्यक्तित्व का विकास आपके हर क्षेत्र में होने वाला है। नाम, मान, सम्मान, ख्याति सभी कुछ आपको प्राप्त होने वाला है। 28 अप्रैल 2022 गुरु ग्रह का गोचर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है। जब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेगा तो हम पूरे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की जो बातें समझेंगे, विशेष रूप से वह समझे। तो यहां जीवन साथी को तो फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन स्वयं की चिंताएं बढ़ेंगी, तनाव बढ़ेगा। तनाव और चिंताएं पूरे नक्षत्र गोचर काल में रहने वाली है, और पूरे नक्षत्र गोचर काल में जीवन साथी को फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है हर क्षेत्र में। अगर प्रथम चरण की बात करें, जहां 28 अप्रैल से लेकर 15 मई तक गुरु ग्रह का गोचर हो रहा है, तो यहां गुरु ग्रह पापकर्तरी दोष में आ जाते हैं, क्योंकि शनि का गोचर कुंभ राशि में 29 अप्रैल को ही हो जाता है। तो गुरु ग्रह पापकर्तरी में आ गए। जब पापकर्तरी में आ गए तो हम उनके फलों में न्यूनता की बात समझेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण की बात करते हैं, तो यहां चूंकि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनि है, और इस नक्षत्र चरण में जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है वह सिंह नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है, और सिंह नवांश से सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य यहां धन भाव के स्वामी है, तो यहां धन संचय की स्थिति देखी जा सकती है, लेकिन थोड़ी बहुत रुकावटों के बाद। धन संचय करने में रुकावटें आएंगी, लेकिन धन संचय हो जाएगा। 15 मई 2022 से 4 जून 2022 देवगुरु बृहस्पति का गोचर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में। जब हम द्वितीय चरण की बात करेंगे तो यहाँ कन्या नवांश की ऊर्जा प्राप्त होगी, कन्या नवांश से बुध की ऊर्जा प्राप्त होगी, और जब हम बुध की बात करेंगे तो बुध इस लग्न में यानी कि कर्क लग्न में तृतीयेश है और व्ययेश है। तो यहाँ इस नक्षत्र चरण के गोचर काल में हम व्यय की अधिकता समझेंगे। छोटी छोटी यात्राओं में बहुत अधिक व्यय होने की संभावनाएं हैं। छोटे भाई बहनों से संबंधों की जो बात करेंगे तो वहाँ सुधार होने की संभावनाएं हैं। छोटे भाई बहनों से संबंधों में सुधार होगा, क्योंकि गुरु ग्रह की दृष्टि भी तृतीय भाव पर पड़ रही है, तो संबंधों में सुधार होगा। अपने मित्रों से यदि किसी प्रकार का आपका मनमुटाव चल रहा है तो वहां भी संबंधों में सुधार होने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। 4 जून 2022 से लेकर 1 जुलाई 2022 देवगुरु बृहस्पति का गोचर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तृतीय चरण में। यहां तुला नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है, यहां शुक्र की ऊर्जा प्राप्त होती है। शुक्र यहां इस लग्न में
चतुर्थेश हैं और साथ ही साथ लाभेश हैं। तो हम धन लाभ की बात समझेंगे। धन लाभ होगा, भूमि भवन वाहन के सुखों की प्राप्ति होगी, माता के सुखों की प्राप्ति होगी और माता को सुखों की प्राप्ति होगी। यानी कि हम यहाँ पर चतुर्थ भाव से संबंधित जितने भी सुख हैं उन सुखों में अच्छे फलों की बात करेंगे। 1 जुलाई 2022 से लेकर 25 अगस्त 2022 देवगुरु बृहस्पति का गोचर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में है। यहां हमें वृश्चिक नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है। वृश्चिक नवांश से मंगल की ऊर्जा प्राप्त होती है। जब मंगल की ऊर्जाओं की बात करते हैं, मंगल यहां पंचमेश है और साथ ही साथ दशमेश है, पंचम भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी। तो हम यहां कार्यक्षेत्र में सफलता की बात करेंगे, कार्यक्षेत्र में उन्नति की बात करेंगे, पदोन्नति की बात करेंगे, पंचम से संबंधित फलों की बात करेंगे, यानी कि संतान की बात करेंगे, ज्ञान की बात करेंगे, प्रेम की बात करेंगे। लेकिन इस नक्षत्र चरण के गोचर काल के दौरान 12 जुलाई को जब शनिदेव कुंभ राशि से मकर राशि में वक्री होकर चले जाएंगे, तो वहां हम देवगुरु बृहस्पति को पापकर्तरी दोष से मुक्त पाएंगे। तो हम देखेंगे कि फल बढ़ गए हैं, यानी अच्छे फलों की जो हम उम्मीद कर रहे हैं वह और अधिक बढ़ जाती है। तदुपरांत 29 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति भी नक्षत्र में ही वक्री हो जाएंगे, यानी कि चतुर्थ चरण में ही वक्रीय वह हो जाएंगे। वहां से वह वक्रीय चलेंगे। अब चूंकि शुभ भाव में गोचर हो रहा है, तो यहां वक्र अवस्था में हम बहुत अधिक शुभ फलों की बात नहीं करेंगे। लेकिन जितनी बात हमने 12 जुलाई से 29 जुलाई के मध्य की कही, वहां हम इन फलों को बहुत अधिक प्रभावी, बहुत अधिक अच्छा देखेंगे। यानी कि जो 28 अप्रैल से पूर्व की स्थिति थी, वही हम 12 जुलाई से 29 जुलाई के मध्य देखेंगे। समझने वाली बात है, बहुत गहनता से समझिएगा। तो जब हम वृश्चिक लग्न की बात करते हैं, यानी मंगल की बात करते हैं, तो कार्यक्षेत्र में सफलताओं की बात करेंगे 12 जुलाई से 29 जुलाई के मध्य। संतान से संबंधित चिंताओं की जो मुक्ति की बात करेंगे, प्रेम में सफलता की बात करेंगे, संतान के सुख की बात करेंगे, संतान से सुख में बात करेंगे। यह सब आपको इस गोचर काल के मध्य होने वाला है। संतान से सुख वह पूरे गोचर काल में हो सकता है, संतान का सुख पूरे गोचर काल में मिल सकता है, क्योंकि देवगुरु नवम भाव में बैठे हुए हैं और नवम भाव में बैठकर वह पूरे लग्न को ही एक अच्छा फल दे रहे हैं। लेकिन उनके जितने भी फल हैं उनमें हम न्यूनता की बात कर रहे हैं। बुरे फलों की बात हम यहां नहीं करेंगे, न्यूनता आएगी। जैसा कि 29 जुलाई की बात कर रहे हैं, तो 29 जुलाई के बाद देवगुरु बृहस्पति के फलों में थोड़ी सी न्यूनता देखने को प्राप्त हो सकती है। यानी जो फल वह देना चाहते थे, जो वह दे सकते थे, वह दे नहीं पा रहे हैं। यदि कुंडली में और अधिक व्यवस्थाएं अच्छी हों, तो देवगुरु के जो न्यूनतम फल है वह भी अच्छा प्रभाव दे जाते हैं। इसलिए कुंडली को भी समझना अत्यंत आवश्यक है, वह अवश्य समझिए। फिर 25 अगस्त के बाद 25 अगस्त से लेकर 23 सितंबर तक हम देखेंगे गुरु ग्रह का गोचर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तृतीय चरण में है, वक्री अवस्था में। तो हम तृतीय चरण से संबंधित जो भी फल हमने देखे हैं उनकी पुनरावृत्ति समझे, लेकिन थोड़ी सी अवस्थाएं न्यून हो जाएंगी। जब वक्री अवस्था में हम देखेंगे तो अवस्थाओं को थोड़ा न्यून समझें, इसलिए हम उनके फलों को दोबारा आपको नहीं बता रहे हैं। आप पीछे जाकर सभी चरणों के फलों को समझ लें और यहां उन फलों की न्यूनता को समझ लें। 23 सितंबर से लेकर 19 अक्टूबर तक देवगुरु का गोचर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में होगा। 19 अक्टूबर से लेकर 29 दिसंबर तक देवगुरु का गोचर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में होगा। यहां जब प्रथम चरण में देवगुरु गोचर कर रहे होंगे, तभी वह 24 नवंबर को पुनः मार्गी हो जाएंगे और यहां से पुनः उनके फल जो हैं वह पूर्ण रूप से प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन कब तक? 12 जनवरी तक, क्योंकि 12 जनवरी को पुनः शनिदेव कुंभ राशि में आएंगे और देवगुरु पुनः पापकर्तरी में हो जाएंगे। लेकिन इस मध्य में बहुत अच्छे फल जातकों को प्राप्त हो जाएंगे। बुरे फलों की तो बात हम
कर ही नहीं रहे हैं, अच्छे फलों की ही बात यहाँ पर चल रही है। तदुपरांत 29 दिसंबर 2022 को देवगुरु का गोचर पुनः द्वितीय चरण में होगा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के, और वह 21 जनवरी तक चलने वाला है। और 12 जनवरी को शनिदेव पुनः कुंभ राशि में आ जाएंगे, तो 12 से 21 तक फलों में न्यूनता आनी प्रारंभ हो जाएगी। 21 जनवरी से 8 फरवरी तक देवगुरु का गोचर तृतीय चरण में होगा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के, और 8 फरवरी से 24 फरवरी तक यह गोचर चतुर्थ चरण में होगा। आप जो हमने चरणानुसार फल कहे हैं उन्हीं फलों को यहाँ पुनरावृत्ति के रूप में समझें, लेकिन थोड़ी न्यूनता समझ लें कि यह फल उतनी अधिक इंटेंसिटी से आपको प्राप्त नहीं होने वाले हैं जितना कि पूर्व में हो रहे थे। 24 फरवरी को देवगुरु का गोचर रेवती नक्षत्र में हो जाएगा। रेवती नक्षत्र की बात करें तो इसका स्वामी बुध है, और जैसा कि हमने समझा कि कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए बुध तृतीयेश और व्ययेश, पराक्रमेश है और व्ययेश है, तो पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों से जो मनमुटाव चल रहे हैं वे दूर होंगे। कहीं कहीं मनमुटाव बढ़ सकती हैं, अगर दृष्टि संबंध भी कहीं खराब हो रहे हो तो मनमुटाव बढ़ सकते हैं, लेकिन मनमुटाव दूर होंगे। समाज में आपका नाम होगा, समाज में यदि आपका कुछ गलत संदेश चला गया था आपके बारे में तो वह भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। इस गोचर काल में व्यय की अधिकता बनी रहेगी, क्योंकि व्ययेश है, व्यय तो करवाएंगे ही करवाएंगे, तो व्यय की अधिकता पूरे गोचर काल में बनने वाली है, और छोटी छोटी यात्राएं भी पूरे गोचर काल में होने वाली हैं, और इन यात्राओं में अधिक धन व्यय की स्थिति बनती है। यात्राएं अक्सर सफल होंगी, लेकिन धन व्यय अधिक होगा। जब हम चरणानुसार इस गोचर को समझेंगे तो रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में यह गोचर 24 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक होने वाला है। यहां धनु नवांश की ऊर्जा प्राप्त होगी, धनु नवांश से गुरु की ऊर्जा प्राप्त होगी, तो हम दाम्पत्य जीवन में सुधार की बात करेंगे। दाम्पत्य जीवन यदि अच्छा चल रहा है तो उसमें और अधिक प्रेम की बात करेंगे। अविवाहितों के विवाह की बात करेंगे, यानी जो अविवाहित है उनका विवाह इस नक्षत्र चरण के गोचर काल में हो जाएगा। व्यय की अधिकता बनी रहेगी, कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, छोटी यात्राओं से लाभ प्राप्त होगा। 11 मार्च 2023 से लेकर 25 मार्च 2023 देवगुरु बृहस्पति का गोचर रेवती नक्षत्र के द्वितीय चरण में होगा। द्वितीय चरण में हमें मकर नवांश की ऊर्जा प्राप्त होगी, शनिदेव की ऊर्जा प्राप्त होगी, और शनिदेव यहाँ पर सप्तमेश और अष्टमेश हैं। तो यहाँ हम सप्तम भाव से संबंधित फलों को समझेंगे, दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की बात समझेंगे। चिंताएं बढ़ सकती हैं, तनाव बढ़ सकता है। यह चिंताएं और तनाव नक्षत्र चरण के गोचर काल के दौरान आपके साथ रहेगा, और यह चूंकि एक बार प्रारंभ हो जाता है तो कई बार लंबे समय तक भी चले जाते हैं। शनि है, गोचर काल भी लंबा होता है, तो शनि यहाँ आपको चिंता तनाव दे सकते हैं। अष्टम भाव के कारण आपको चिंताएं और तनाव अधिक मात्रा में प्राप्त हो सकते हैं। तदुपरांत 25 मार्च 2023 से लेकर 8 अप्रैल 2023 देवगुरु बृहस्पति का गोचर रेवती नक्षत्र के तृतीय चरण में, तृतीय चरण से हमें कुंभ नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है। कुंभ नवांश की ऊर्जा की बात करें तो पुनः शनिदेव की ऊर्जा प्राप्त हो रही है। यहाँ पर भी हम तनाव की बात करेंगे, स्वास्थ्य में पीड़ा की बात करेंगे, मानसिक चिंताओं की बात करेंगे। मानसिक चिंताएं यहाँ बढ़ सकती हैं, मानसिक चिंताएं मानसिक पीड़ाओं के रूप में परिवर्तित हो सकती हैं। अंततः देवगुरु बृहस्पति का गोचर रेवती नक्षत्र के चतुर्थ चरण में, और यह गोचर 8 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक चलेगा। 22 अप्रैल के बाद में गोचर मेष राशि में हो जाएगा, और जब मेष राशि में गोचर होगा तदुपरांत हम मेष राशि के फलों को आपको बताने के लिए पुनः उपस्थित होंगे। 8 अप्रैल 2023 से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक रेवती नक्षत्र के चतुर्थ चरण, यहाँ मीन नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी गुरु की ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ भाग्य साथ देगा। जो स्वास्थ्य में पीड़ाएं चल रही थी वह पीड़ाएं आपकी दूर हो जाएंगी। रोग ऋण यहाँ पर जो भी आपके बढ़े हुए हैं वह दूर हो जाएंगे, लेकिन इस मद में आपका धन व्यय होगा। धन व्यय की कीमत पर आपको यह सब सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी, यानी आप निरोगी हो, आपके स्वास्थ्य में जो पीड़ाएं चल रही थी वह दूर हो जाएंगी। आप ऋण में फंसे हुए थे, आप ऋण मुक्त होना प्रारंभ हो जाएंगे, आपका ऋण चुकना प्रारंभ हो जाएगा।
ऐसी परिस्थितियां आपकी इस गोचर काल में बनने वाली हैं, यानी इस नक्षत्र चरण के गोचर काल में बनने वाली है। तो यहां हमने कर्क लग्न कर्क राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति के गोचर को नक्षत्र चरणानुसार समझा। यदि आपको जानकारी उपयोगी लगी हो, सटीकता के नज़दीक लगी हो, गहराई को छूती हुई लगी हो, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगला वीडियो हमारा सिंह लग्न या सिंह राशि की बात करें उसका रहने वाला है, यानी कि हम देवगुरु बृहस्पति का गोचर सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए समझेंगे और हम नक्षत्र चरणानुसार समझेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणम्